का प्रश्न है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है पूछा गया है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/3/2021 में। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1994 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1994 होगा। देखिए, इससे कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं, एक पूंजी खाता होता है और दूसरा जो होता है चालू खाता होता है। एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी देश एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। इसी हिसाब का इन खातों के तहत इसका हिसाब जो है इन खातों के तहत रखा जाता है। यानी भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं, एक पूंजी खाता होता है, दूसरा चालू खाता होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी देश एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करते रहते हैं। इसका हिसाब इन खातों के तहत रखा जाता है। इसको सरल बनाने के लिए भारत ने 1994 में चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया। चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया। रुपए को अभी तक पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, यह ध्यान रखना है। केवल चालू खाते में ही पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। और ये कब से बनाया गया है? तो 1994 से बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में एस तारापुर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो एस तारापुर की अध्यक्षता में दो समिति गठित की गई। पहली समिति मई 1997 में और दूसरी समिति जो है मार्च 2006 में गठित की गई। पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में एक समिति गठन की गई थी और वो समिति जो था एस तारापुर की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो राज्य बताना है जहां नेशनल हाईवे की संख्या ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई जो ज़्यादा है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। और भारत में सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व तो पूछा जाए तो कहाँ है? केरल में है। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो देखिए, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होता है उसका देखरेख की जिम्मेदारी और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और राज्य राजमार्ग का जो है देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण कौन सा विभाग द्वारा किया जाता है, किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे जो है, इसका जो नियंत्रण जो होता है वो होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है, यानी CPWD के द्वारा होता है। PWD के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या पूछा जाए तो कितना है? तो 599 जो है भारत में नेशनल हाईवे हैं। पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH44 है और दूसरे नंबर पर जो है NH27 है। ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना यानी कि NHAI की स्थापना कब हुआ था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। भारत में पूछा जाए कि सबसे पुराना सड़क कौन सा है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। इसका विस्तार जो है पश्चिम बंगाल से कलकत्ता से लेकर दिल्ली और दिल्ली से भारत में जो है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर तक है। ठीक है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है।
तो सूचकांक के जो बारे में जो है, सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, ये भी सही है। सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है, ये भी सही है। और सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये सही नहीं है। सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को ही मापता है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है? तो भारतीय संविधान में शोषण के जो विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलता है भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। तो 23 से 24 जो अनुच्छेद है ये इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बालात आश्रम पर रोक लगाया गया है। और भारतीय संविधान में जो पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ दिया जाए तो 11 है। ठीक है। प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। देखिए, अशोक मेहता समिति से कुछ प्रश्न बनते हैं, देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। अशोक मेहता समिति का गठन पूछा जाता है एग्जाम में कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में किया गया था। और जनता दल सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। जनता दल सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की परिभाषा दी थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की थी। एक पहली जिला परिषद और दूसरा पंचायत मंडल। इस समिति द्वारा ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का जो है गठन याद रखिएगा कब किया गया था? तो 1977 में। और किसके सरकार में? तो जनता दल के सरकार में किया गया था। और एक और बात याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो 2 स्तरीय, एक पहला जिला परिषद और दूसरा पंचायत मंडल। और इस समिति द्वारा ग्राम सभा को समाप्त करने का सिफारिश भी किया गया था। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? तो 18 है। देखिए, थोड़ा जनगणना से देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, पूछा जाता है कि एग्जाम में कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। पूछा जाता है किस वायसराय के समय? तो लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। भारत में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना कब किया गया था? ये भी पूछा जाता है। तो 1881 में। और ये जो शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के काल से शुरू किया गया था। पूछा जाए कि 10 वर्षीय जनगणना कब से शुरू किया गया था? तो 1881। और पहली बार जनगणना कब किया गया था? तो 1872। किसके समय? तो मेयो के समय। और 10 वर्षीय जनगणना कब शुरू किया गया था? किसके समय? तो रिपन के समय। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। पूछा जाता है कि जनगणना संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अनुसूचियों की संख्या संविधान में कितना दिया गया है? तो 12 दिया
गया है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना जो थी भारत की कितने नंबर की जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त, यह भी प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कमिश्नर कौन थे, तो WC प्लाउडेन थे। WC प्लाउडेन जो थे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। उसके बाद एक और प्रश्न याद रखना है कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति, भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, तो 1876 में बनाई गई थी भारत की प्रथम जनसंख्या नीति। उसके बाद एक और प्रश्न याद रखना है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया था। तो यहाँ हम जनगणना से बहुत सारे प्रश्नों को देखें जो आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। प्रश्न जो है यहाँ पे कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। जो नीचे कुछ विद्वानों का नाम दिया गया है, इनमें बताना है कि इसमें से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। तो लास्की जो है वो स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। देखते हैं लास्की के बारे में। देखिए, लास्की ने स्वतंत्रता के अधिकारों को सकारात्मक रूप में देखा है और यह स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पाद के रूप में भी देखता है। लास्की ने योग्यता के अनुरूप स्वतंत्रता देने के पक्ष पर बल दिया। स्वतंत्रता ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक स्वतंत्रता और मानव विकास में सहयोग करे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कोयला का जो खान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सिंगरौली जो कोयला खान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से कोयला के खाने हैं, उस सारे कोयला खानों को देख लेते हैं। तो पहला बात कि देखिए मध्य प्रदेश में गोंडवाना काल का कोयला मिलता है। गोंडवाना काल जो है ये बहुत ही पुराना समय है, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले के समय को गोंडवाना समय के नाम से जाना जाता है और उस समय का कोयला यहाँ हमें मिलता है मध्य प्रदेश में। उमरिया, कुरार, सुहागपुर, सिंगरौली और जोहिला जो नदी क्षेत्र है वहाँ पे कोयला की खान है। मध्य प्रदेश में जो है उमरिया, कुरार, सुहागपुर, सिंगरौली तथा जोहिला नदी क्षेत्र जो है कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है। इनमें सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो सुहागपुर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और उमरिया जो है सबसे छोटा कोयला खान है। अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, तो 2 वर्ष होता है। देखते हैं प्राक्कलन समिति से कुछ प्रश्न। देखिए, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य प्राक्कलन समिति में, पहले एक बात समझिए कि बिहार राज्य विधानमंडल में ही प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य प्राक्कलन समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 हो सकता है और प्राक्कलन समिति जो है मितव्ययिता, संगठनात्मक कुशलता, कार्यदक्षता और प्रशासनिक सुधार का रिपोर्ट देती है। ये विधानसभा में कोई कार्य किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बताती है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह तीनों समितियां भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन वित्तीय समितियां है और कोई एक समितियों का नाम दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह तीनों समितियां भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है। प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा के सदस्यों से गठित किया जाता है
और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ध्यान रखना है। लेकिन बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों का होता है। लेकिन पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है। और प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो देखिए, गंगा बेसिन का भाग जो है इनमें से पंजाब नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है सतलज बेसिन का भाग है, वो गंगा बेसिन का भाग नहीं है। देखते हैं गंगा बेसिन में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, गंगा बेसिन में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पंजाब राज्य जो है सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियों के देवप्रयाग में मिलने के बाद बनती है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों के देवप्रयाग में मिलने के बाद बनती है। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी किन 2 नदियों के द्वारा बनी होती है, तो अलकनंदा और भागीरथी। और ये कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है, और मिलने के बाद ही इसे गंगा नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद भारत में मैदानी भाग का 79% क्षेत्रफल गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। इस गंगा बेसिन के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है। 10 राज्य में उत्तराखंड आता है गंगा बेसिन के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, झारखंड भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली भी आता है। तो गंगा बेसिन के अंतर्गत 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। पंजाब जो है सतलज बेसिन का भाग है, वह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। अगला जो है भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया था। आइवर जेनिंग्स जो है भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान कहा है, और केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। केसी व्हीलर ने। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी का संघवाद कहा है, और डी बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक संघात्मक मिश्रण कहा है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है कि केसी व्हीलर ने क्या कहा है, तो संविधान को वो क्या कहा है, अर्धसंघीय। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है, तो सौदेबाजी का संघवाद। डी बसु ने क्या कहा है, तो एकात्मक संघात्मक का मिश्रण कहा है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण जो है व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूरोप के सामंतवाद से कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। तो यूरोप में सामंतवाद भूमि पर आधारित राजनीतिक आर्थिक संगठन था। ठीक है, और सामंतवाद के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण देखा जाए तो शक्तिशाली राज्यों का उद्भव, दूसरा मुद्रा प्रचलन, तीसरा यातायात के साधन का विकास, चौथा व्यापार उद्योग का विस्तार और शहरी केंद्रों का विकास, पांचवा सामंतों के बीच संघर्ष होता था। उसके बाद धर्म युद्ध, ईसाई के दो जो वर्ग था, कैथोलिक और प्रोटेस्ट, दोनों लोग में धर्म युद्ध रहता था। अगला जो प्रश्न है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, तो अरिकमेडु से मिले हैं।
देखते हैं 1940 इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो 1940 ईस्वी में मोरटाइमर व्हीलर द्वारा अरिकमेडु में खुदाई की गई थी। तो अरिकमेडु में कब खुदाई की गई थी? तो 1940 में, और मोरटाइमर व्हीलर द्वारा। यहाँ चोल तथा रोम के लोगों के बीच व्यापार का सबूत मिला है अरिकमेडु में, और इस स्थल पर रोमन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु से। ठीक है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, यानी रेड डेटा बुक जो है वो कौन सा आंकड़ा उपलब्ध कराती है? तो वह जो आंकड़ा उपलब्ध कराती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के डाटा हमें देती है। ठीक है, रेड डेटा बुक, लाल किताब। देखते हैं इसके बारे में। लाल किताब की जो आंकड़े जो है 1964 ईस्वी से IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जारी किया जाता है। 1964 ईस्वी से इसे जारी किया जा रहा है। और किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? प्रश्न बनता है कि रेड डेटा बुक का जो डाटा है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में अगर IUCN का पूरा नाम पूछे तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड है। IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की उन स्थिति के अनुसार IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया है। यह आकलन प्रजातियों की संख्या में गिरावट भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। देखते हैं इसमें से एक अगला प्रश्न। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजपूत काल में कौन सी जाति जो है प्रमुखता से आई? तो कायस्थ जो जाति है वो राजपूत काल में प्रमुख रूप से आई। 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के जो बीच का युग है उसे क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बदाई लिखते हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है वो किसकी है? तो चंद्र बदाई द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ कर अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर और प्रतिहार और सोलंकी वंश को उत्पन्न किया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तो चंद्र बदाई की रचना है। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ? तो मेसोपोटामिया के साथ जो है ये हड़प्पा के निवासी व्यापारिक संबंध रखते थे। देखते हैं इनसे कौन कौन से और प्रश्न बन सकता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है, और इस काल में लाजवर्त मेसोपोटामिया भेजा जाता था। लाजवर्त को कहाँ भेजा जाता था? मेसोपोटामिया भेजा जाता था। और हड़प्पा वासी जलमार्ग और स्थल मार्ग से व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति बल का सिद्धांत का समर्थक है? तो ओपेनहाइमर जो है राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का क्या है? समर्थक है। देखते हैं इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। तो ओपेनहाइमर ने राज्य उत्पत्ति बल सिद्धांत का समर्थन किया है। बल सिद्धांत का समर्थन ह्यूमे, जेम्स, बर्न, हाइडी और टाटास्की विद्वानों ने भी किया है। राज्य की उत्पत्ति पर अनेक मत है। विकासवादी सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, शांति का सिद्धांत, बल का सिद्धांत, तो अनेक मत है। देखिए प्रश्न अगला जो है पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इनसे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और जो कि नई दिल्ली में हुई थी। और इसके जो नई दिल्ली में हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस सभा का जो अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष रहे।
पूछा भी जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को फिर सभा हुआ और उस सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है, क्या आशय है। तो इसका मतलब होता है पुनः निर्माण। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनः निर्माण। गलास्नोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका शब्द मिखाइल गोर्बाचोव से जुड़ा हुआ है। गलास्नोस्त्र एक सोवियत नीति थी जिसकी उद्देश्य सोवियत रूस से सरकारी संस्थानों और क्रियाकलापों में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ाना था। इस नीति को सोवियत रूस के राष्ट्रपति द्वारा 1980 के दशक में लाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतिम रूप से यूएनओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और इसे किया गया था और इसको अस्तित्व में लाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 15 सदस्य है, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछा जाए कि कितने अंग है, तो 6 अंग है। यूएनओ का कितने अंग है, तो 6 अंग है। देखिए अगला जो है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको क्या कहा जाता है? तो उस बाजार को कहा जाता है वायदा बाजार कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे वायदा बाजार कहा जाता है। वायदा बाजार अनुबंध भविष्य के ठेके से विकसित किए जाते हैं। वायदा अनुबंध में खरीदार और विक्रेता की सहमति से एक निश्चित कीमत पर भविष्य की एक नामित महीने में वित्तीय साधन या वस्तु की एक निर्धारित मात्रा में खरीदने या बेचने के लिए करार किया जाता है। पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश कहाँ है? तो कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो हाजीपुर में है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला हम लोग देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। इसके अंतर्गत आने वाले रेल मंडल जो है दानापुर है, धनबाद है, मुगलसराय है, समस्तीपुर है। भारतीय रेल में कुल 18 जोन है और 73 मंडल है। कितने जोन है? तो 18 जोन है, 73 मंडल है। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो शेख हमयुद्दीन नगौरी के शिष्य थे। शेख हमयुद्दीन नगौरी जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे और मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे पुराना और लोकप्रिय सिलसिला है। सूफी सिलसिला में पीर गुरु को कहा जाता है। सूफी सिलसिला में पीर किसे कहा जाता है? तो गुरु को कहा जाता है और मुरीद शिष्य को कहा जाता है। मुरीद किसे कहा जाता है? तो शिष्य को कहा जाता है। तथा खानकाह जो है सूफी संत के आश्रम को कहा जाता है। तो ये सारे शब्द को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। अगला जो है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो मूल्य का माप है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रोफेसर फिनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। फिनले ने कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। एक तो मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मानदंड और मूल्य का हस्तांतरण, यानी मुद्रा का ये कार्य बताए हैं। लेकिन प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का माप है। मुद्रा का आकस्मिक कार्य पूछा जाए तो राष्ट्रीय आय का वितरण, सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता में समानता लाना साख का आधार भी है और पूंजी या धन को सामान्य रूप से प्रदान करना जो है इस मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। अगला जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं, लेकिन साथ में मनोनीत सदस्य भी होते हैं।
तो दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा होता है। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी के रूप में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इस पद पर चुना गया व्यक्ति जनप्रतिनिधियों का पसंद होता है और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पे। कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। यजुर्वेद में यज्ञ के संबंध में चर्चा की गई है और इसके पाठकर्ता को उद्धर्वयु कहा जाता है। और इस वेद में पद और गद दोनों विद्यमान हैं और यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। पूछा जाता है कि मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मुंबई में जो है नाविक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को हुई थी। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। 1946 में के प्रारंभ में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे थल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और विद्रोह की शुरुआत सिंगल्स प्रशिक्षण पोत और INS तलवार से हुई। इस विद्रोह का प्रभाव कराची, मद्रास, कोलकाता, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में फैल गया।